नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, वो तमाम खबरें दिखाएंगे आपको शो में जिन पर देश की नजर रहने वाली है। कौन कौन सी खबरें हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में तनाव बना हुआ है। कनाडा की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। आपको बताएंगे इस पूरे विवाद में नया मोड़ क्या आया। आगे का एजेंडा में बात चुनावी बयार के बीच सियासी सोमवार की आज होगी। पीएम मोदी आज चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान के दौरे पर। वहीं राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में सभा करेंगे। तो आपको चुनावी राज्यों का राजनीतिक समीकरण भी बताएंगे शो में आज। साथ ही आज पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती है। इस मौके पर हरियाणा के कैथल में रैली होनी है और नजर इस बात पर कि रैली में विपक्ष का कौन कौन सा नेता शामिल होता है। बात आगरा की भी होगी, जहां कल हिंसा हुई थी। सवाल अब है, अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर हमला क्यों हुआ है, हिंसा का जिम्मेदार कौन है। तो ये तमाम खबरें शो में आगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। भारत कनाडा के बीच रिश्तों में तनाव को लेकर कनाडा के रक्षा मंत्री ने खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर सबूत होने का दावा कर दिया है। लेकिन भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कनाडा आधारहीन आरोप लगा रहा है। कनाडा ने अब तक भारत के साथ कोई सबूत साझा नहीं किया है, जिसका वो बार बार दावा कर रहा है। तो भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए हैं। हालांकि कनाडा की तरफ से बार बार दावा सबूत होने का किया जा रहा है। भारत और कनाडा के बीच तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है और इस सब के बीच कनाडा की तरफ से रक्षा मंत्री वहां के उन्होंने नया बयान दे दिया है सबूत को लेकर। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कोई सबूत कनाडा ने नहीं दिया है। तो देखिए, ये जो कनाडा के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने ये जो सबूत वाला शगुफा छोड़ा है, जरा इसी को लेकर आपको और जानकारी देते हैं। ये देख रहे हैं आप कनाडा के रक्षा मंत्री का ये सबूत वाला शगुफा। और शगुफा क्या है? बिल ब्लेयर हैं रक्षा मंत्री कनाडा के, कह रहे हैं हमें जो विश्वसनीय सबूत मिले हैं, जो भी खुफिया जानकारी मिली है, उससे हम बहुत चिंतित हैं। एक पूर्व पुलिस अधिकारी और एक सांसद के रूप में भी बहुत चिंतित हूं अपने बारे में, कह रहे हैं। जांच में बहुत सतर्कता बरती जा रही है। जिस खुफिया जानकारी पर हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप ना हो। तो ये वो बयान है। आगे वो कहते हैं हमने निश्चित रूप से भारत सरकार से संपर्क किया है, हमने अपने सहयोगियों से बात की है। इस मामले में न्याय और सच्चाई सामने आ सके, ये सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मांगा है। तो ये बयान जो आप रक्षा मंत्री का देख रहे थे, और इसी के साथ साथ एक और आपको जानकारी दे देती हूं, वो ये कि जो बिल ब्लेयर हैं रक्षा मंत्री कनाडा के, वो कह रहे हैं कि सबूत मिले हैं, विश्वसनीय हैं, खुफिया जानकारी पर काम कर रहे हैं, भारत सरकार से संपर्क किया है। तो ये तीन बड़ी बातें हैं जो इनके बयान से सामने निकल कर आ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये जो विश्वसनीय सबूत की बात कर रहे हैं, खुफिया जानकारी पर काम करने की बात कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं भारत सरकार से संपर्क किया, इसी को लेकर भारत सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के सबूत साझा करने का दावा कनाडा का आधारहीन है। और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से किस दिशा में ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, देखिए, चौथी परत में आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है। पहले रोमाना कहा गया कि हमारे पास, हमने भारत के साथ क्रेडिबल एलिगेशन शेयर किया, फिर उसके बाद कहा गया इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, और अब जाके कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है। मैं आपको बता दूं कि टॉप सोर्सेस से हमारी बात हुई है, जिन्होंने कहा है कि ये क्लेम ऐसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत को कोई एविडेंस इन्होंने नहीं दिया है। ये लेटेस्ट अपडेट है, यानी अगर डिफेंस मिनिस्टर के पास कोई एविडेंस है तो क्यों नहीं भारत को दे देते हैं और भारत फिर उस पर एक्ट करे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम जब भी कोई पाकिस्तान पर आतंक को लेकर के एलिगेशन लगाते थे तो हम बाकायदा उनको एविडेंस डॉसियर देते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप सिर्फ क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स में क्यों पढ़ें, आप हमारे हाथ में देते क्यों नहीं कि उसके ऊपर फिर एक्शनेबल कोई कार्रवाई करे भारत सरकार, और उस पर सभी की नजर भी होगी। तो ये बड़ी बात है कि इन्होंने क्लेम जरूर किया है, लेकिन भारत सरकार ने बिल्कुल अपना रुख स्पष्ट किया है एबीपी न्यूज से कि अभी तक कोई भी एविडेंस भारत के साथ शेयर नहीं किया गया है और कनाडा के आरोप पूरी तरह से बेसलेस है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर कनाडा के ये आरोप जो फिलहाल बिल्कुल बेसलेस, आधारहीन नजर आ रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कनाडा का जो झूठ का गुब्बारा है वो फूट गया। और ये झूठ का गुब्बारा कैसे फूटा है, जरा ये देखिए।
जस्टिन ट्रूडो आप जानते हैं प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। 18 सितंबर को इन्होंने ही सबसे पहले अपनी सदन में खड़े होकर भारत पर झूठे आरोप लगाए थे। फिर बिल ब्लेयर जो रक्षा मंत्री हैं कनाडा के, वो 24 सितंबर मतलब कल वो विश्वसनीय सबूतों का शगुफा छोड़ रहे हैं। और सबूत अगर हैं तो फिर सामने क्यों नहीं लाते, यही वो सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि वो सबूत सामने कनाडा ला नहीं रहा है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि साहब ये झूठ का जो गुब्बारा है वो देखिए कैसे फूट रहा है। अब तक हुआ क्या है भारत वर्सेस कनाडा, ये जो तनाव लगातार बना हुआ है, इस पे देखिए तारीख सबसे पहले 18 सितंबर ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया, वो हत्या जो जून में हुई थी। उसके बाद कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को इसी दिन निकाल भी दिया अपने यहाँ से। अब जाहिर सी बात है, जवाबी प्रतिक्रिया भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये तनाव किस तरीके से आगे बढ़ता गया, एस्केलेट कैसे होता गया। कनाडा खालिस्तानी संगठनों की पनाहगाह, विदेश मंत्री के मंत्रालय की तरफ से भारत के ये बयान दिया गया। भारत ने कनाडा में भारतीयों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी 20 सितंबर को ही। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए सेवाएं भी सस्पेंड की, ये 21 सितंबर का डेवलपमेंट है। फिर 23 सितंबर को भारत में खालिस्तानी आतंकी पन्नू के ठिकानों को लेकर वहां पर सरगर्मी से तलाशी, छापेमारी। 23 सितंबर को खालिस्तानी आतंकी पन्नू की चंडीगढ़ में जो प्रॉपर्टीज है उसको लेकर एक्शन। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे का बड़ा बयान आता है 23 सितंबर को। निज्जर केस में ट्रूडो इंटरनेट की जानकारी को सबूत बता रहे हैं, डेविड एबे की तरफ से कहा जाता है। और कनाडा में यूएस के राजदूत डेविड कोहेन का बड़ा खुलासा ये होता है 24 सितंबर को। 5 आइज से जानकारी मिली, ट्रूडो ने आरोप लगाया, ये कहते हैं डेविड कोहेन। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ता है। न्यूयॉर्क टाइम्स खुलासा करता है यूएस ने कनाडा को खुफिया जानकारी दी थी, अब तक कनाडा की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया, ये हमारा कहना है, भारत का कहना है। खालिस्तानियों को लेकर भारत सरकार का एजेंसियों को निर्देश, यूएस और यूके में खालिस्तानी आतंकियों की पहचान करने के निर्देश भारत की तरफ से दिए जाते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानियों की पहचान के लिए कहा गया है। खालिस्तानी आतंकियों के ओसीआई कार्ड रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मतलब भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आतंकवाद को किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद को किसी रूप में पनपने नहीं दिया जाएगा। और इस सब के बीच ये 5 आइज वाला अलायंस, कनाडा अखबार का दावा, ये पूरे मामले को और ज्यादा उलझाता हुआ नजर आ रहा है। आशीष कुमार सिंह। जी हाँ, बिल्कुल। और ये दिस इज देयर ओन मेकिंग। कनाडा इसको बार बार उलझा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, 5 आइज कंट्रीज, उनके बीच में इंटेलिजेंस गैदरिंग का जरूर समझौता है। तो अगर आपके पास कोई इंटेलिजेंस था, और देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने, रोमाना मैं यहाँ पर ये जरूर रेखांकित करना चाहूंगा कि उन्होंने तो स्टोरी छाप दी कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कनाडा को सूचना दी थी, इंटेलिजेंस दिया था। अगर ऐसा कोई इंटेलिजेंस था तो एक फोन उठा करके वहां के इंटेलिजेंस चीफ क्या भारत में बात करके अपने काउंटर पार्ट से इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशन को अबॉर्ट नहीं कर देते? क्या ऐसा नहीं होता है? ये चीजें बहुत आसानी से समझने वाली, अगर आप दिमाग अप्लाई करें। कनाडा की अपने आप, इट इज देयर ओन मेकिंग। इन्होंने मनगढ़ंत कहानी रची है और उसके बाद अब वो फंस गए हैं, जिसके बाद कभी एलिगेशन कहते हैं, कभी इंफॉर्मेशन कहते हैं, और अभी तक कोई सबूत भारत को दिया नहीं। भोपाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन है आज। वहीं राजस्थान में जन आक्रोश यात्राओं के समापन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का मौका है और इस मौके पर भोपाल का जंबूरी मैदान, जहां कार्यकर्ताओं का महाकुंभ, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जंबूरी मैदान पहुंच जाएंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे भोपाल से जयपुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश की बीजेपी के लिए अहमियत समझिए। गुजरात के बाद सबसे ज्यादा समय तक यहां मध्य प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार रही है। लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश से आती हैं, जिसमें पिछली बार बीजेपी के खाते में 28 सीटें गई थी 2019 में। 5 राज्यों में चुनाव, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां इस वक्त बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश अहम क्यों, ये इन 3 पॉइंट से आपने जाना। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनौती इस वक्त क्या है, ये जरा समझ लीजिए। क्योंकि सरकार में है, इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी को करना है। नेताओं के बीच जो खींचतान है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चुनौती पार्टी के सामने बनी हुई है। सत्ता बरकरार रखने की सबसे बड़ी चुनौती है, और टिकट बंटवारे में एक आपसी खींचतान जो नजर आ रही है अलग अलग नेताओं के गुटों में, साथ ही सिंधिया समर्थकों को जगह देना भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने बना हुआ है। नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं नीरज पांडे से, कितने उत्साहित आपके इर्द गिर्द सब कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं मुझे पार्टी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने को लेकर और उनका संबोधन सुनने को लेकर। नीरज।
बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं, मैं भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं और कार्यकर्ताओं का उत्साह जबरदस्त है। सुबह से ही, सुबह 7 बजे से यहाँ पे कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मेरे पीछे भी चूंकि नेटवर्क की बड़ी समस्या है, जैमर लगा हुआ है और बहुत सारी भीड़ है। 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और इसलिए जहाँ से आप देखो केवल भीड़ ही भीड़ निकल रही है, पब्लिक ही पब्लिक निकल रही है और मेरे साथ जो लोग हैं लगातार मोदी के जयकारे लगा रहे हैं। अरे आप लोग यहीं से हैं या कहीं बाहर से हैं? हम लोग बाहर से आए हैं मोदी जी के स्वागत के लिए। तो 2023 की नैया पार होगी क्योंकि 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, एंटी इनकम्बेंसी भी है। बिल्कुल नैया पार होने वाली है और मोदी जी फिर वापस आएंगे। मोदी जी तो वापस आएंगे, लेकिन क्या शिवराज जी वापस आएंगे? शिवराज जी भी बिल्कुल वापस आएंगे। चाचा आप कहाँ से हो? हम नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से। हाँ, कब चले रहे हो? 9 बजे रात में। रात में 9 बजे से पूरी रात यात्रा की हो? पीएम साहब को सुनने आए हो? जी तो 2023 में शिवराज फिर वापस आएंगे? जी। भाई देखिए, ये आप कहाँ से हैं सर? सिगरौली। सिगरौली से। कब निकले थे घर से? कल 5 बजे हम शाम को 5 बजे? 2 बजे निकले, 2 बजे। हाँ 2 बजे दिन में 2 बजे पहुँचे यहाँ सर। 8 बजे हम लोग पहुँचे। अरे, प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। हाँ तो माना ये देखिए तमाम कार्यकर्ता हैं मोदी जी का कटआउट लेके यहाँ पर। आप कहाँ से? हम जिला शिवपुरी पिछोर विधानसभा से आए हैं और अब की बार हमारा विधायक भी भाजपा का बनेगा और सरकार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और प्रीतम भैया विधायक भी बनेंगे और 2024 के चुनाव में मोदी जी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे भारत में। रोमाना यहाँ पे जो लोग हैं बड़े उत्साहित है। सर आप कहाँ से? सिगरौली। सिगरौली से। कब चले थे? कल चले हैं 1 बजे। तो आज मतलब ये जो महाकुंभ है इसका फायदा होगा कि नहीं कुछ? बिल्कुल फायदा होगा, फिर से सरकार रिपीट होगी। यस। तो रोमाना यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, दरअसल 102 एकड़ में यहाँ पे एक बड़ा टेंट लगाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और चूंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद पहली बार वो भोपाल आ रहे हैं, उनकी पहली बड़ी रैली है, इसलिए बड़ी संख्या में महिलाओं को बुलाया गया है जो मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी करेंगी और प्रधानमंत्री का जयकारा भी लगाएंगी और करीब 5 लाख से ज़्यादा तो कुर्सियां लगाई गई हैं और कहा यह जा रहा है कि देश में अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। ये तीसरी बार हो रहा है सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। तो एक बड़ा आयोजन है, बड़ी रैली है और कोशिश यही है कि 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन ये अलग बात है क्योंकि 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया है भाजपा की सरकार, तो देखना ये होगा कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी कारगर होती है। जी रोमाना। और राजस्थान में बीजेपी के सामने फिलहाल जो चुनौतियां हैं पहले वो आपको बता देते हैं। पहला नंबर तो यही है कि सत्ता में वापसी करनी है क्योंकि अशोक गहलोत की वहां पर सरकार है और गहलोत की जो फ्री की योजनाएं हैं उसका सामना करना अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अच्छा, सीएम के चेहरे को लेकर पार्टी के भीतर जो घमासान छिड़ा हुआ है, किसी एक चेहरे को पार्टी आगे कर नहीं पा रही है। पार्टी को एकजुट रखना अपने आप में बीजेपी के लिए राजस्थान में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं जयपुर से। जरा जानते हैं मनीष से, तमाम चुनौतियों से घिरी हुई बीजेपी राजस्थान में नजर आती है और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये जयपुर दौरा कुछ रास्ता आसान करेगा बीजेपी का? रोमाना, सबसे ज़्यादा चुनौती अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए राजस्थान है क्योंकि देश का एकमात्र सबसे बड़ा कांग्रेस शासित राज्य है। हालांकि बीजेपी के पास लोकसभा की तमाम सीटें पिछले चुनाव में आई थी, लेकिन इस बार फंसी हुई है बीजेपी आपसी गुटबाजी में। कई तरीके के गुट यहाँ पर काम कर रहे हैं और इन्हीं गुटों को शांत करने और सतही तौर पर एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तकरीबन 2 बजे दादिया, जो कि सांगानेर पंचायत समिति का इलाका है, वहाँ पर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। रोमाना, खास बात यह है कि इस सभा का तमाम जिम्मा जो है यानी कि मंच संचालन से लेकर के पेयजल व्यवस्था तक वो महिलाओं को सौंपा गया है और बीजेपी महिला मोर्चा और उसकी कार्यकर्ता ये तमाम व्यवस्थाओं को संभालेंगे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाने के लिए बीजेपी ने एक खास आयोजन भी किया है कि प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से सभा स्थल तक पहुंचेंगे तो 700 मीटर की दूरी एक केसरिया वाहन में जो कि खुला होगा उसमें प्रधानमंत्री को पांडाल तक लाया जाएगा, स्टेज तक लाया जाएगा, यानी लोग प्रधानमंत्री को नजदीक से देख सकें,
उनका अभिवादन कर सके और उनकी लोकप्रियता को राजस्थान बीजेपी को फायदा मिल पाए, इस वजह से ये एक कदम उठाया गया है। लक्ष्य तो है तकरीबन 10 लाख कार्यकर्ताओं को बुलाने का और पहली बार ये दावा किया जा रहा है क्योंकि तकरीबन 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान पिछले 8 महीने में राजस्थान में प्रधानमंत्री के तकरीबन 7 दौरे हो चुके हैं, लेकिन जयपुर संभाग में ये 4.5 साल बाद दौरा है। तमाम नेताओं को मंच पर बुलाया जाएगा ताकि राजस्थान बीजेपी की एकजुटता दिख पाए और चूंकि 2 दिन पहले राहुल गांधी यहां पर एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करके गए, उसी के जवाब में प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ा प्रहार भी यहां पर कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार पर किया जाएगा। उनकी योजनाओं को लेकर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बात कहेंगे और ये अहम होगा क्योंकि प्रधानमंत्री का यहां पर यानी कि टिकट वितरण से पहले, आचार संहिता से लगने से पहले जो भी कुछ कहा जाएगा वो बेहद अहम होगा। जी नजर बना कर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, खबर आगरा के दयालबाग से, जहां कल हिंसा हुई थी, उसी को लेकर राजनीतिकरण। अवैध कब्जा छुड़ाने गई पुलिस पर हमला हो गया था जिसपे कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। अब राधा स्वामी सत्संग सभा का बयान आया है। संस्था का कहना है पुलिस की बर्बरता से मानवता शर्मसार हुई है। संस्था की तरफ से कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया, जमीन के कागजात संस्था के पास हैं। असामाजिक तत्वों के बहकावे में कार्रवाई कर दी गई है, ये कहना है राधा स्वामी संस्था की ओर से। तो राधा स्वामी सत्संग सभा का यह बयान आया है। कल जिस तरीके के हालात बन गए थे, जो लाठीचार्ज देखने के लिए मिला, उसी पर संस्था की तरफ से कहा जा रहा है कि बर्बरता पुलिस की तरफ से की गई। संस्था कह रही है कि हमारे पास कागजात हैं। आगरा के दयालपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंचे पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि राधा स्वामी सत्संग सभा से जुड़े लोगों ने जमकर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। इस वक्त हम दयालपुर के ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था। आपको बता दें, ये जो आप चारों तरफ एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं, खेती देख रहे हैं, इसके बीच में से ये एक सड़क गुजर रही है और इस सड़क पर गेट लगाया गया है। ये गेट राधा स्वामी सत्संग सभा की जो समिति है उसने इस गेट को लगाया है और प्रशासन का कहना है कि ये गेट अवैध रूप से यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि ये जाने का रास्ता है और आगे कई गांव इस सड़क से होकर गुजरते हैं। और इसी पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन जब रविवार को यहाँ पर पहुंचा तो आरोप है कि जो राधा स्वामी सत्संग समिति से जो जुड़े लोग हैं यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। साथ ही पुलिस प्रशासन का यह भी कहना है कि ये कार्रवाई शनिवार को ही कर दी गई थी। जब गेट को हटा दिया गया था तो पुलिस प्रशासन के जाते ही रातों रात एक बार फिर से गेट को लगा दिया गया। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ। इस वक्त मौके से हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं और वरुण से समझते हैं। वरुण, सवाल तो ये बड़ा हो जाता है वैसे कि कल जितने हालात बिगड़े, उसके बाद अब 7 दिन का वक्त कागज दिखाने के लिए जो दिया जा रहा है, तो पहले ही कागज देखकर अगर कार्रवाई की जाती तो क्या बेहतर नहीं होता? देखिए, बिल्कुल रुमाना, कोई ये नया विवाद नहीं है। जो सभा है उनके अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन को पहले से ही कागजात दिखाए गए थे, लेकिन वो कागजात देखने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है और मामला पहले से ही कोर्ट के अंदर भी है। लेकिन बावजूद उसके जो प्रशासन है उसने शनिवार को ये कार्रवाई की और जो ये गेट है, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ कल जहाँ पर ये पूरा का पूरा पथराव हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस गेट को शनिवार को पुलिस प्रशासन ने हटा दिया था, नोटिस भी दिया था और रातों रात जब पुलिस चली गई तो रातों रात राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से इस गेट को दोबारा लगा दिया गया। और फिर जब रविवार को पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तब यहाँ पर जमकर पथराव और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ। फिलहाल अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से 1 हफ्ते का समय दिया गया है, लेकिन राधा स्वामी सत्संग सभा का यही कहना है कि यहाँ पर आसपास करीब 1200 एकड़ की जो जमीन है खेती की, सालों साल से उनकी है, उनके पास सभी तरह के कागजात हैं और जो ये सड़क है इसका निर्माण भी जो राधा स्वामी सत्संग सभा है उसकी तरफ से कराई गई थी। लेकिन आखिरकार तो अपने दावों पर बरकरार है राधा स्वामी सत्संग संस्था और उसकी तरफ से कहा जा रहा है हमारे पास सब कागजात हैं। अब मामला जब बिगड़ा कल तो अब पुलिस प्रशासन की तरफ से यूपी आगरा 7 दिन का वक्त दिया गया उनको कागजात दिखाने के। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार से जानकारी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल होंगे।
बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। लिहाजा नीतीश के इस कदम को बहुत बड़े सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनकी जयंती समारोह जिसपे लंबे वक्त से नीतीश जा नहीं रहे थे, अचानक से ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, इसके सियासी मतलब किस रूप में निकाले जा रहे हैं? देखिए, ये बात तो साफ है कि पिछले कई दिनों से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हमेशा से कहते रहे और पिछले महीने दिल्ली में उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी और अब आज वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यहाँ जयंती समारोह में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर है कि ये एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से बयान आएगा कि आखिर वो यहाँ शामिल होने क्यों आए हैं, और तो जाहिर है कि इस पर आगे को लेकर जिस तरह से कंफ्यूजन चल रहा है, और आज इंडिया की रैली होनी है, इनके जो तमाम नेता हैं वो शामिल होंगे, तो हरियाणा में तो उसी तरह से वहां पर जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी जा रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार को निमंत्रण था। तो ये सारे सवाल और कयास दोनों एक साथ चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा अच्छा शब्द प्रकाश कुमार ने इस्तेमाल किया, कंफ्यूजन है। नीतीश के मन में क्या है, इसको लेकर सस्पेंस है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में। खबर पर हमारी नजर है। रक्षा के क्षेत्र में आज हिंडन एयरबेस पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान शामिल होगा आज, और खास बात यह है कि ये सिर्फ 320 मीटर की दूरी में टेक ऑफ कर सकता है। तो देखिए कितनी कम जगह चाहिए इस विमान को उड़ान भरने के लिए। टेक ऑफ सिर्फ 320 मीटर की दूरी पे ही कर सकता है। साथ ही आपको बता दें, यहां पर हिंडन एयरबेस पर आज ड्रोन शो का आयोजन भी होना है। इस ड्रोन शो में 75 से अधिक प्राइवेट कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। तो ये जो भारत का ड्रोन शक्ति कार्यक्रम है, 5000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने। चीफ ऑफ एयर स्टाफ वी आर चौधरी रक्षा मंत्री की अगवानी के लिए मौजूद। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे साथ एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है क्या? किस तरीके की तस्वीरें इस समय देखने के लिए मिल रही हैं? बिल्कुल, दोबारा मैं इस समय इंडियन एयरफोर्स से गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स बेस पर हूँ और यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत हमने कुछ ही मिनट में शुरू हुई। इंडियन चीफ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आए हैं। को फायर करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए जमीन पर आपको कई ड्रोन दिखाई देंगे। आशीष, दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे आशीष से। ये तस्वीरें आपके सामने कुछ देर पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, वहां पर आप देख रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद और चीफ ऑफ एयर स्टाफ वी आर चौधरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगवानी की है वहां पर। और इस समय ये जो ड्रोन शो है, इसकी शुरुआत हो गई है, जैसा कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आशीष सिंह जानकारी दे रहे थे। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं हिंडन एयरबेस की। ये तस्वीरें, ड्रोन शो शुरू हो रहा है। ये ड्रोन शो जो है ये मंगलवार तक चलेगा यहाँ पर, और इस कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना के कोऑर्डिनेशन में ये पहला मौका है जब इस तरीके के किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 50 तरह के एरियल शोज होंगे। 75 से ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज हैं, निजी कंपनियां, वो भी इस मौके पर अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन यहां पर करेंगी। और साथ ही जिस बात की जानकारी अब से कुछ देर पहले हम आपको दे रहे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह C-295 MW एयरबस का इंडक्शन करेंगे। यहां पर भारतीय वायुसेना में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान, इसे शामिल कर लिया जाएगा, इसका इंडक्शन हो जाएगा और इससे जो वायुसेना की ताकत है, जो क्षमता है, यकीनन उसमें और बढ़ोतरी होगी। मुश्किल हालात में आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। कम जगह चाहिए इस विमान को टेक ऑफ करने के लिए, सिर्फ 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ करने में सक्षम है ये भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा ट्रांसपोर्ट विमान C-295। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उन्हीं के सामने ये कार्यक्रम जिसका आयोजन इस समय चल रहा है।
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना के कोऑर्डिनेशन में पहली बार ये इस तरीके का कार्यक्रम जो रखा गया है। दुनिया देख रही है भारत की ड्रोन शक्ति का दम। 50 तरह के एरियल शोज यहां पर होंगे। 75 से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन यहां करने जा रही हैं। जाहिर सी बात है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना उसको एक विकल्प भी मिलता है अपनी जरूरत के हिसाब से एक सही ड्रोन चुनने का, और उसी के लिए इस तरीके के मौके जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास बन जाते हैं। तो भारत की ड्रोन शक्ति का दम है जो देखने के लिए मिल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय हिंडन एयरबेस से, जहां पर ये ड्रोन शो इस समय चल रहा है। और अलग अलग तरीके के जो एरियल शोज होंगे वो करीब 50 के आसपास एरियल शोज यहां पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और महत्वपूर्ण ये C-295 विमान जिसका इंडक्शन होगा भारतीय वायुसेना में। शॉर्ट टेक ऑफ 320 मीटर में टेक ऑफ की क्षमता है इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। चीन सीमा पर उड़ान भरने में ये सक्षम। भारत को कुल 56 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं ये C-295 विमान। 40 प्लेन जो हैं वो मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे। और इस बीच जो ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है वो एयर शोज, उसकी प्रदर्शनी जो चल रही है, देखिए किस अंदाज में ये मोटरसाइकिल सवार पहुंचा है वहां पर एक बक्सा लेकर, और पीछे देखेंगे आप कैसे वो ड्रोन ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। एबीपी न्यूज के हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जी आशीष। बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा, अब ड्रोन शो की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 12 अलग अलग सीक्वेंस हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र से लेकर सर्वेलेंस, मिलिट्री यूज और जो रेस्क्यू ड्रोन्स होते हैं, इन सभी के अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। और जो पहला सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, ये ड्रोन के नीचे आपको वो मोटरसाइकिल भी दिखाई, बेसिकली कृषि क्षेत्र में डिलीवरी में किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे नाम है भारत ड्रोन शक्ति, भारत किस टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्षमता को भी लेकर बनाने की क्षमता को भी लेकर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और केवल रक्षा नहीं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में जिसका इस्तेमाल सर्वेलेंस में या फिर हमारे किसान कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं, इसके अलावा डिलीवरी सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसके तहत 75 अलग अलग इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट कंपनीज, जिन्होंने अभी कुछ साल पहले ही शुरुआत की है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, उनकी तरफ से ये प्रदर्शनी की जा रही है, जो कि लगभग आधे घंटे तक की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल BR चौधरी के सामने ये भारत की जो बढ़ती हुई क्षमता है ड्रोन के क्षेत्र में, उसको पूरे भारत में बल्कि विश्व पर कुछ दिक्कत आने लगी आशीष, में दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगी। तो ये ड्रोन शो, भारत की ड्रोन शक्ति, हिंडन एयरबेस पर यह कार्यक्रम जारी है। तो हिंडन एयरबेस पर भारत की ड्रोन शक्ति का दम देखने के लिए मिल रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हिंडन एयरबेस से आप देख रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपसे कुछ देर पहले भारत की जो ड्रोन शक्ति यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये ड्रोन शक्ति का दम हिंदुस्तान का देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ अलग अलग एरियल शोज का आयोजन किया जाएगा। 75 से ज्यादा निजी कंपनीज अपने ड्रोन्स का यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। और खास बात जिसकी जानकारी एबीपी न्यूज के हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह दे रहे थे कि अलग अलग इस्तेमाल में आने वाले ड्रोन्स, जिसमें कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल, सुरक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल, सर्विलांस में किस तरीके से ड्रोन काम आ सकते हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीरें इनको देखकर मैं अंदाजा लगा रही हूं आशीष कि सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन कैसे मददगार साबित हो सकता है, उसी को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। नजरों से ही देखा जाता है, लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि फायर फाइटिंग में, अगर जो ऊंची इमारतें हैं, कहीं आग लगती है तो किस तरह से कई बार फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाती है, दमकल की गाड़ियां उतनी ऊंचाई पर, तो तुरंत ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ रेस्क्यू करने में भी ऐसी जगहों पर जहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए या फिर
बाधा को पार करके रेस्क्यू टीम को जाने में समय लगता है, ऐसे में आप ड्रोन्स को इतने हेवी और केपेबल ड्रोन्स होते हैं कि किस तरह से वो 1 या 2 लोगों को एक साथ में वहां से लिफ्ट करके भी लेके आ सकते हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर कोई और दुर्घटना। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में ड्रोन को लेकर ऑलरेडी पिछले 2 से 3 सालों में भारत ने काफी ज्यादा तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और इसीलिए अलग अलग इस तरह की 12 क्षेत्रों में किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और जो भारत की स्टार्टअप कंपनीज है ड्रोन के क्षेत्र में, उन्होंने क्या कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन डेवलप किया है जिसका बेहतर इस्तेमाल लार्ज स्केल पर किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये एक पहला कदम है, इसे कुछ साल लगेंगे और भी बेहतर होने में, और विशेष तौर पर जो कमर्शियल एस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना कि चाहे वो रेस्क्यू हो, डिलीवरी हो, एग्रीकल्चर हो, इन सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ साल लगेंगे। लेकिन उसको लेकर चाहे वो किसान हो या फिर दमकल विभाग के लोग, चाहे वो डिलीवरी कंपनीज हो या फिर रक्षा क्षेत्र में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके, वो जानना और समझना इन हर क्षेत्र को और इन क्षेत्रों के लोगों को जरूरी है और इसीलिए इस तरह की प्रदर्शनी की जा रही है। ड्रोन एक नया आयाम लाया है पूरे विश्व में, न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, और उसी आयाम में भारतीय स्टार्टअप्स किस तरह से जो कंपनियां आगे बढ़ रही हैं वो किस तरह से नए नए आइडियाज ला रही हैं उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि न केवल इन कंपनियों को भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई और देशों में भी काफी ज्यादा रुचि दिखाई गई है। भारतीय कंपनियां जिस तरह से ड्रोन्स को बहुत ही तेजी से डेवलप कर रही हैं, जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर रही हैं, चाहे वो खेती हो या फिर रक्षा क्षेत्र में, उसको लेकर काफी ज्यादा विश्व की रुचि भारतीय कंपनियों में हुई है। और ये सब कुछ जब इंडियन एयरफोर्स अगर सपोर्ट करे तो जाहिर सी बात है कि वो और तेजी से होता है। और इसीलिए क्योंकि जो एयर स्पेस डोमेन है, फ्लाइंग डोमेन है, वो प्राइमरीली इंडियन एयरफोर्स के पास होता है, तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और ये एक और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के एयर बेस पर इस तरह की प्रदर्शनी की जा रही है ताकि सभी ऑफिसर्स को और साथ ही साथ मीडिया के जरिए देश में सभी लोगों को पता चले कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई है। साथ ही साथ इसके बाद जो रुमाना ड्रोन के जो 12 अलग अलग सीक्वेंस है, 75 अलग अलग स्टार्टअप कंपनियां प्रदर्शनी करेंगी, लगभग 11:15 बजे तक ये प्रदर्शनी की जाएगी। उसके बाद में जो C-295 एयरक्राफ्ट है वो भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौंपा जाएगा, जिसे लेकर एक बड़ी तैयारी भी की गई है। लगभग 11:30 बजे के आसपास हम के बाद दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा पाएंगे जब पहला C-295 एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट मिलिट्री टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है उसकी पहली झलक हम दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, तो जिस वक्त उसका इंडक्शन हो रहा होगा C-295 का, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसको भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे, वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे और फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।